हेलो नमस्कार। आज साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लिखेंगे। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हेलो नमस्कार। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये क्लासेस हेल्पफुल होंगी और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। बाकी हमने एसएसटी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका रिविजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का हमसे एसआई मात्रक पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया है मीटर इंटू सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डायोप्टर। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता, जिससे हम पी से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। और फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है P = 1/f। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं और लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P बराबर 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस कंडीशन में हमारा दर्पण कौन सा होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम जानते हैं 6 कंडीशन होता है जब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। एक फर्स्ट कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। दूसरा है जब वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है और चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी होती है। पांचवा कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है और छठा कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी होती है। इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, यहाँ पर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा या उत्तल और अवतल दोनों दर्पण होगा। किस कंडीशन को एक सेटिस्फाई करता है, तो हम जानते हैं आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम यहाँ पर एक दर्पण ड्रा करके देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर बनाए, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसे बनाया जाता है, ये हमारा अवतल दर्पण है और यहाँ पर होता है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ हमारा होता है दर्पण का ध्रुव P, यहाँ पर हम बनाएंगे मुख्य फोकस F और यहाँ होता है वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब हम ये जानेंगे कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी है, इसे हम फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहेंगे, इसे स्मॉल h से डिनोट करते हैं। और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, इससे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर f और r किसे कहते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, जो f होता है वो r का आधा होता है, यानी जो r है वो f का दुगना होता है। इसको हम लिख सकते हैं r = 2f, या फिर हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं f = r/2। इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की यानी r की आधी होती है, या हम कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर ये फोकस दूरी हमारी इस f की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है तो ये 4 मीटर हो जाएगी, यानी दुगनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे 6 कंडीशन दिए हुए थे कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसको लिया है। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या डिनोट किया है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी वस्तु कहाँ पर रखा होगा,
पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगा उसकी पोजीशन बताएगा। और नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो प्रकृति है यानी इमेज की प्रकृति कैसी बनेगी उसको बताएगा। और यहाँ पर री डायग्राम दिया हुआ है। हमने 6 के बारे में बात किया था, 6 कंडीशन 1 2 3 4, या 4 है, ये 5 है और ये 6 है। देखिए ये 6 कंडीशन के बारे में हमने बात किया। अब हम देखते हैं जब हमारा वस्तु इन्फानाइट पर रखा होता है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है इन्फानाइट पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज ऑफ पोजीशन बताएंगे एट फोकस, यानी फोकस पर बनता है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ पर लिखा हुआ है P यानी मुख्य दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर F लिखा हुआ है मुख्य फोकस, यहाँ पर C लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम देखेंगे जब हमारा वस्तु इन्फानाइट पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस। यहाँ देख सकते हैं फोकस, मुख्य फोकस पर बन रहा है। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। सेकंड कंडीशन है बियॉन्ड सी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखी होती है तो प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और कहाँ पर बनता है, यहाँ देखिए बिटवीन एफ एंड सी, यानी मुख्य फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा कंडीशन है एट सी, जब वस्तु कहाँ रखी गई होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और सेम साइज वस्तु के आकार का, यहाँ देखिए एंड सेम साइज वस्तु के आकार का बनता है। कहाँ पर बनता है, एट सी यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा बिटवीन एफ एंड सी, जब मुख्य फोकस और सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी गई वो वस्तु कहीं पर तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये चौथा कंडीशन क्या होता है, जब प्रतिबिंब कहाँ रखी गई होती है, एफ यानी मुख्य फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी गई होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी यानी अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, इन लार्ज, वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवा कंडीशन है एट एफ, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इंचार्ज, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और नेक्स्ट है जब बिटवीन एफ एंड सी यानी मुख्य फोकस और एफ एंड पी दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस ये है, दर्पण का ध्रुव है, इनके बीच में कहीं वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बियॉन्ड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल, आभासी बनता है और बनता है इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनता है एंड इरेक्ट इमेज यानी कि वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और सभी कंडीशन में वास्तविक, उल्टा बनना था लेकिन इसमें सीधा और वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये हमारा राइट आंसर था, इसमें जो क्वेश्चन पीछे पूछा गया था उसका आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में हमें प्रकाश का चाल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें दिया अपवर्तनांक जिससे हम n से डिनोट करते हैं 1.5 दिया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ लिखे n बराबर 1.5। और हमें दिया है वायु में प्रकाश की चाल यानी c की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल यानी v निकालना है। हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, c/v। c प्रकाश की चाल होती है, v वस्तु की चाल यानी माध्यम में वस्तु की चाल जो है वो कितनी होती है। तो हम फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। c क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, v क्या होता है, माध्यम में जो माध्यम में चाल होती है, जैसे कांच में प्रकाश की चाल तो माध्यम में प्रकाश की चाल। n बराबर हम लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर, ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला होता है c/v। तो n बराबर हम निकालेंगे, n की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5। यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, 1 मिनट।
देखिए n की वैल्यू हमें दी हुई है, फॉर्मूला होता है n बराबर c/b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5, c की वैल्यू दी हुई है 3 × 10 से 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना है v की वैल्यू, हमें निकालनी है, यानी कांच में प्रकाश की चाल हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको v बराबर निकालेंगे तो 3×10⁸/1.5, ये हमारा है मीटर प्रति सेकंड में। इसको हम काट देंगे तो दो v बराबर हो जाएगा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? हम देखते हैं हमारे आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, ये किस कारण से दिखाई देता है? ऑप्शन ए दिया है प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश का वर्णविक्षेपण होता है, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का जो वर्णविक्षेपण है इसके कारण क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश तेजी से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होता है, ये होता है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक विक्षेपण की बात करेंगे, सबसे अधिक विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम विक्षेपण होता है लाल रंग का, ये होता है विक्षेपण लाल रंग का। अपवर्तन के कारण क्या होता है? हमसे पूछा जाएगा कि आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, वो कारण है अपवर्तन का। अगर पूछा जाए कि किसी कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम पेंसिल को डुबोते हैं तो जहां तक पानी भरा हुआ है वहां तक पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, वो किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा राइट आंसर होगा, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। परिमाण किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत धारा पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर सी दिया है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है विद्युत धारा की दिशा पर। देखिए विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, जो चालक है उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। लघुपथन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। यहाँ पर दिया है बहुत कम होता है, धारा का मान बहुत कम होता है। अगर बहुत कम होता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, और परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक होता है। तो राइट आंसर होगा बहुत अधिक हो जाता है धारा का मान। धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक हो जाएगा। अगर प्रतिरोध का मान पूछा जाएगा तो प्रतिरोध का मान हो जाता है 0, जिसके कारण होता है शॉर्ट सर्किट। और यहाँ लगातार परिवर्तन तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, C6H6। देखिए C6H6 में C की संयोजकता है, वैलेंसी हमें बतानी है C की कितना है। C6H6 यानी जो बेंजीन है, इसमें C की संयोजकता पूछी है वो कितनी होगी। संयोजकता को हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें पता है, उसकी संयोजकता निकालनी है तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। संयोजकता क्या होती है? लास्ट कक्षा में, जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पहली कक्षा होती है K, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। दूसरी कक्षा होती है L, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तीसरी कक्षा होती है M, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। और चौथी कक्षा होती है N, इसमें हम 32 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिल करने की इतनी इसकी कैपेबिलिटी है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। K, L, M और N इसका नाम है। अब हम देखेंगे, हमसे यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूछी गई, तो हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2, ये 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में हम 4 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। हमने बताया बैलेंसी यानी संयोजकता क्या होती है? लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हमें पता है तो उसकी वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, K है, दूसरा L है, तीसरा M है और चौथा N है। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 में से हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर दें तो 5 इलेक्ट्रॉन बचा। 5 इलेक्ट्रॉनों को हम इसमें फिल करेंगे। अब हमसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है? तो हम जानते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता होती है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता हम बताएंगे, इसकी संयोजकता होती है 5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम उसकी संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं और उसकी जो वैलेंसी है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबल बेस है। प्रबल क्षार क्या होता है? सबसे पहले क्षार अम्ल क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होता है। देखिए, प्रबल क्षार क्या होता है? जो जल में आयनित होकर के OH- आयन देता है। प्रबल अब सबसे पहले हम अम्ल और क्षार समझते हैं। अम्ल क्या होता है? ये जल में आयनित होकर के H+ आयन देता है अम्ल। क्षार क्या होता है यानी बेस क्या होता है? ये जल में आयनित होकर के OH- आयन देता है। अम्ल क्या होता है? जल में आयनित होकर के H+ आयन देगा। क्षार यानी बेस क्या होगा? जल में आयनित होकर के OH- आयन देता है। अब हम बात करते हैं प्रबल बेस यानी प्रबल क्षार क्या है। प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं। दुर्बल क्षार क्या होंगे? इसका उल्टा होता है, जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और कम मात्रा में OH+ आयन देता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाता है और अधिक मात्रा में OH- आयन देता है। ये क्या देता है? अधिक मात्रा में OH- आयन देता है। और वीक बेस क्या होता है? वीक बेस ये आंशिक रूप से जल में आयनित होगा और कम मात्रा में OH- आयन देता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है। ये जल में पूरी तरीके से आयनित होकर अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया NaOH, ये हमारा प्रबल क्षार है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी OH, AlOH का थ्राइस, ये सब हमारे जो है वो दुर्बल क्षार यानी वीक बेस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, साधारण ताप पर द्रव्य धातु है। ऐसी धातु कौन सी है जो साधारण ताप पर द्रव्य है? जनरली धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। यहाँ पर पूछा है कि साधारण ताप पर नॉर्मल जो टेम्परेचर है इस पर कौन सा धातु द्रव्य होता है? तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, एकमात्र अपवाद है मरकरी, Hg, जिसे हम Hg यानी कि मरकरी कहते हैं। मरकरी, जिसे या हम पारा के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है? साधारण ताप पर द्रव्य होती है। ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉल 2 का अणु सूत्र है। ब्यूटेनॉल 2, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्यूटेनॉल किसे कहते हैं। कार्बन की कितनी संख्या होती है तो ब्यूटेनॉल कहा जाता है। जब कार्बन की एक संख्या होगी तो हम बोलेंगे मेथ बोलते हैं। जब C1 होगा, कार्बन की एक संख्या होगी, C2 होगा तो हम बोलेंगे एथ, प्रोप, C3 होगा तो बोलेंगे प्रोप, C4 होगा तो बोलेंगे ब्यूट। ऐसे यहाँ पर आया ब्यूटेनॉल तो C4 यानी कार्बन की कितनी संख्या होनी चाहिए? 4। अगर 5 संख्या होगी तो पेंटेनॉल बोलेंगे, 6 आएगी तो हेक्सेनॉल बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ब्यूट है यानी कि कार्बन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में कार्बन की संख्या 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर बताया कि 2 लगाना है यानी दूसरे नंबर पर OH ग्रुप लगाए। ऑल ग्रुप किसके लिए होता है? एल्कोहल होता है जो OH ग्रुप लगता है। ब्यूटेनॉल है यानी OH ग्रुप लगा होगा, तो कितने नंबर पर लगा है? 2 नंबर पर। तो इसको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सूत्र, संरचना सूत्र ये लिखा हुआ है CH3, CH दूसरे नंबर पर, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा। तो दूसरे नंबर पर यहाँ 2 लिखा है तो दूसरे नंबर पर OH ग्रुप लगा है। और CH3 CH, तो देखिए कार्बन की संख्या हो गई 1, 2, 3 और 4 यानी C4 होगा। कार्बन की संख्या तो C4 इसमें भी होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 और O बच गया। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C4H10O। या फिर हम इसे लिख सकते हैं C4H9OH, इसको भी लिख सकते हैं। ब्यूटेनॉल को ये भी लिख सकते हैं C4H9OH, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या आवश्यक होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एवं अंधकार।
तो क्लोरोप्लास्ट और अंधकार यहाँ पर दिया। हम जानते हैं कि अंधकार में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी सनलाइट चाहिए, वाटर ले रहा है वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान निकाल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पर बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्रंथि में बनता है। ऑप्शन नंबर ए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की, फ्लोरीन की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड, यहाँ ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर दिखा रहा है ये ट्रेकिया एलेवेंस है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, स्रावित करता है, उसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो घेना रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी यानी F1 में लंबे एवं बौने पौधे का प्रतिशत कितना था? जब मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा, लंबे पौधे को हम टी से डिनोट करेंगे, बौने पौधे को स्मॉल टी से, इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो पूछा जा रहा है F1 पीढ़ी में यानी प्रथम संतति F1 पीढ़ी में क्या कंडीशन होगी, क्या सेटिस्फाई होगा, यानी लंबे और बौने पौधे का प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 100% लंबे पौधे होंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया है 100% बौने पौधे होंगे, ऑप्शन नंबर सी दिया 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे होंगे, ऑप्शन डी दिया 100% माध्यम ऊंचाई के पौधे होंगे। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, 100% लंबे पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ 14 में पूछा है निम्न में कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है, यानी इकोसिस्टम के जैविक घटक के बारे में पूछा जा रहा है। जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, जैविक घटक जिसमें सजीव आते हैं, अजैविक घटक जिसमें निर्जीव आते हैं। तो जैविक घटक कौन से हैं? हरे पौधे, ताप, वायु और खनिज। ताप, वायु और खनिज किस में आएंगे? ये ताप आएगा ये अजैविक घटक में, लेकिन जैविक घटक में आएगा हरे पौधे, ये सब किस में आएंगे? अजैविक घटक में। तो हरे पौधे किस में आएंगे? जैविक घटक में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है फेफड़े में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यकृत में, ऑप्शन सी है स्टोमाटा में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हृदय में। तो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमाटा का फिगर। स्टोमाटा क्या होता है? पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देती हैं वो स्टोमाटा होते हैं। इसके थ्रू पत्तियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, और जो पौधे में अतिरिक्त जल होता है उसको भी बाहर निकाला जाता है स्टोमाटा के थ्रू। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो स्टोमाटा कहलाते हैं। यहाँ पर ओपन स्टोमाटा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्लोज्ड स्टोमाटा है, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए H2O को भी बाहर निकाल रहा है। तो ये हमारे स्टोमाटा का फिगर है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वार कोशिकाएं स्टोमाटा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? ओजोन गैस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये किसी ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण की से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन गैस जो होती है वो सूर्य से आने वाली कौन सी किरण की रक्षा करती है? परावैंगनिक किरण की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। और परावैंगनिक किरण ओजोन परत में छिद्र क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के कारण ओजोन परत में छिद्र पाया जा रहा है। ये किससे रिलीज होता है? रेफ्रिजरेटर से, AC से, कूलर से, इससे रिलीज होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ दिया है विखंडन, यानी जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा में होता है, तो ये सही है। विखंडन जो होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ये विखंडन होता है। ये सब अलैंगिक जनन के पार्ट हैं। देखिए विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में,
पैरामीशियम में। ये जो विखंडन है या खंडन है, मुकुलन है, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन के पार्ट है। और युगलिना इसमें क्या होता है, खंडन होता है। और विखंडन, खंडन ब्रायोफिलम में, मुकुलन स्पाइरोगारा में, कायिक प्रवर्धन हाइड्रा में। तो यहाँ ये गलत है, सब सुमेलित है विखंडन। खंडन किस में होता है, खंडन होता है स्पाइरोगारा शैवाल में होता है। और मुकुलन किस में होता है, मुकुलन ईस्ट में होता है। और ये कायिक प्रवर्धन ये पौधे के तने में, जड़ों में पाया जाता है। तो विखंडन किस में होता है, अमीबा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा सुमेलित है, ये क्वेश्चन पूछा था, कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। हम जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फोकस वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेमी, हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच f बराबर होता है r/2, या r बराबर हम लिख सकते हैं 2f। अब हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 × f की वैल्यू दी हुई है 10। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। r = यहाँ r है, तो r बराबर हो जाएगा 20 सेमी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा 20 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, CH3COOH का IUPAC नेम क्या है। CH3COOH का IUPAC नेम है एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनॉल 1। तो हम जानते हैं CH3COOH का जो IUPAC नेम है वो क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी जल और खनिज पदार्थों के संवहन के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी दिया है फल, ऑप्शन नंबर डी दिया है बीज। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम ये जटिल ऊतक के पार्ट होते हैं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट होते हैं, जटिल ऊतक के पार्ट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करना। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन का संवहन करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम है, जाइलम वन वे फ्लो है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है, यानी कि खनिज पदार्थों को जल से नीचे से ऊपर की ओर पौधों के विभिन्न भाग में ले जाता है, वाटर एंड मिनरल्स को ले जाता है। और ये क्या करता है, जो फ्लोएम होता है ये 2 वे फ्लो है, ये ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकता है और नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकता है। ये क्या करता है, वाटर एंड फूड को ले जाता है। यहाँ देखिए फूड का संवहन यानी भोजन का जो संवहन है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जाइलम क्या करता है, खनिज पदार्थों का और जल का संवहन करता है, फ्लोएम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल एवं खनिज के लिए संवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम, भोजन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, फ्लोएम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम कैसा होता है, वन वे फ्लो होता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे से केवल ऊपर की ओर जाता है जल को और खनिज पदार्थों को लेकर। फ्लोएम जो होता है वो 2 वे फ्लो है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकता है। यहाँ पर आप फिगर में इसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रही है, वाटर एंड मिनरल को ले जा रहा है, ये यहाँ देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल को ले जा रहा है। यहाँ पर देखिए भोजन को लेकर क्या आ रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में समझा। जाइलम और फ्लोएम क्या है, ये जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। इसी टाइप से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही पैटर्न होता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हम अपने एग्जाम में इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए तो हम उस क्वेश्चंस को सही कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।